फिर हमने की एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी में 7 कंडीशन लिखी थी अपन ने। सबसे पहले टर्नओवर की कंडीशन कि टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए, इक्वल और लेस देन 1.5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल 1.5 करोड़ से नीचे होना चाहिए। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 75 लाख 75 लाख रुपीज या उससे नीचे होना चाहिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 3 स्टेट इंक्लूड नहीं होते हैं, मतलब ये 3 स्टेट्स के लिए लिमिट 1.5 करोड़ ही है। हज, हिमाचल प्रदेश, असम और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। उसके बाद 6 कंडीशन और थी। पहली कंडीशन उसमें 6 कंडीशंस में से थी कि सर्विस प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होना चाहिए, आउटवर्ड इंटर स्टेट सप्लाई आउटवर्ड नहीं होना चाहिए। थर्ड, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सामान नहीं बेचता हो, गुड्स शुड नॉट बी सोल्ड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। फिर नेक्स्ट कंडीशन थी कि ऐसे कोई गुड्स नहीं बेचता जिसपे जीएसटी लेविएबल ही नहीं है, जीएसटी नॉन लेविएबल गुड्स नहीं बेचना चाहिए उसको। फिर और की कंडीशन थी मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए स्पेसिफाइड गुड्स का, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर एंड फ्लाई ऐश ड्रिंक्स और उससे संबंधित चीजें। ठीक है। आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला, एरेटेड वाटर एंड फ्लाई ऐश ड्रिंक्स। मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए इन सब चीजों का, ट्रेडर चलेगा। ठीक है। और एक और कंडीशन थी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, और या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब जो दूसरे देश से यहाँ आया है व्यवसाय करने कुछ दिनों के लिए, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब जो दूसरे स्टेट से स्टेट में आया है व्यवसाय करने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसके बाद कुछ कुछ कंडीशंस और थी कि क्या फायदा मिलने वाला है आपको, तो रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स है। तो जो प्रिस्क्राइब रेट है वो मैंने बताया था आपको 1%, 2% मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 1% रिटेलर के लिए, और रेस्टोरेंट वालों के लिए 5%। और जो नोटिफाइड रेट है वो 1% है जीएसटी, रिटेलर मैन्युफैक्चरर दोनों के लिए। बट रिटेलर में लिखा है ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल टर्नओवर, और रेस्टोरेंट वालों के लिए 5% ही है। ठीक है। हाँ तो जैसे मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के केस में हाँ डायरेक्टली टर्नओवर लिखा है, तो मतलब उसमें एग्जिम सप्लायर वगैरह भी इंक्लूड रहेगी, तो उसको भी हाँ, उस पे भी टैक्स लग जाएगा। तो इसलिए ऐसे लोग जो ज्यादातर एग्जिम सप्लाई करते हैं वो ये लेते नहीं है स्कीम। ठीक है। ठीक है, फिर अपन ने बात की थी कि डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या क्या कुर्बानी देनी है। तो सबसे पहले आईटीसी नहीं मिलेगा, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता सामने वाले से, और आईटीसी पास ऑन नहीं कर सकता। ठीक है। तो हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं ऊपर से। Notwithstanding anything to the contrary contained in this act, ठीक है, but subject to provisions of subsection 3 and 4 of section 9, मतलब पूरे एक्ट को ओवररूल कर दिया। दिस इज अ सेपरेट इन इटसेल्फ, पूरा स्कीम ही अलग है, ये पूरे एक्ट को ओवररूल कर दिया इसने। लेकिन सबसेक्शन 3 और 4 ऑफ सेक्शन 9 को ओवररूल नहीं किया। ये क्या है सबसेक्शन 3 और 4? आरसीएम। ठीक है, तो लिख लो आरसीएम, कंपोजिशन स्कीम वालों को आरसीएम लगेगा। ठीक है। कंपोजिशन स्कीम में अगर आप हो और आप जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट की सर्विसेज लेते हो तो आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। एडवोकेट की सर्विसेज लेते हो तो भी आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। आरसीएम में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? एडवोकेट की सर्विसेज पे जैसे 18% लगता है, तो 18% पे करना पड़ेगा कि 1% ही पे करना पड़ेगा? 18% पे करना पड़ेगा। 1% केवल किसके लिए? आपके आउटवर्ड सप्लाई के लिए। आरसीएम में तो क्या होता है कि सप्लायर कलेक्ट ना करके रेसिपिएंट डायरेक्टली जमा कर रहे हैं। सप्लायर अगर लगाता तो 18 लगाता, तो मुझे भी सरकार को कितना जमा करना है? 18। तो लिख लो कंपोजिशन स्कीम पे आरसीएम लगेगा, और नॉर्मल रेट से लगेगा, नॉर्मल रेट से लगेगा, नॉर्मल रेट से लगेगा। कंपोजिशन स्कीम वालों को आरसीएम लगेगा और नॉर्मल रेट से लगेगा। ठीक है। तो ये लिखा था फर्स्ट लाइन में कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट बट
एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मतलब उससे अलग, इससे विपरीत कोई चीज बोल रहा है तो वो उसको मत नहीं सुनना है, उसको ओवररूल कर देगा ये। बट 3 और 4 सबसेक्शन की सुनना है। whose aggregate turnover in the financial preceding financial year did not exceed 50 lakh rupees। ठीक है, तो पहले 50 लाख की लिमिट थी जब एक्ट बनाया गया, फिर लेकिन प्रोविजो डाल के इसमें बोला गया कि ये 50 लाख की लिमिट को 1.5 करोड़ रुपए सरकार कर सकती है, जो सरकार ने कर दिया। मे ऑप्ट टू पे, मे मतलब दिस इज अ चॉइस, ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। मे का मतलब होता है ऑप्शन, शैल लिखा होता तो वो हो जाता कंपल्शन। ठीक है, मे ऑप्ट टू पे इन ल्यू ऑफ टैक्स पेबल। इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या है, उसके बदले में। जो नॉर्मल टैक्स बाकी लोगों को पे करना है, उसके बदले में ये टैक्स पे कर सकता है, जो ये प्रिस्क्राइब्ड है नीचे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड है, तो क्या लिखा है, बट नॉट एक्सीडिंग। may opt to pay in lieu of tax payable by him under subsection 1 of section 9। 9 सबसेक्शन 1 याद है, 9 सबसेक्शन 1 क्या था चार्टिंग सेक्शन में, subject to subsection 2 there shall be levied a tax called the central goods and services tax on all intra-state supplies of goods or services or both except on alcoholic liquor for human consumption on such value as may be determined under section 15 and at such rate as may be notified by the government on recommendation of the council but not exceeding 20%, याद है, and shall be paid by the taxable person। तो दैट वाज द चार्जिंग सेक्शन। तो उसमें जो रेट प्रेस्क्राइब करेगी गवर्नमेंट, सपोज लैपटॉप पे 18% कर दिया, मोबाइल पे 18% कर दिया, एसी पे 28% कर दिया, तो उस टैक्स के बदले में, उस टैक्स के एवज में ये टैक्स आपको देना है। यू हैव द ऑप्शन, आइदर यू गो टू दैट रूट, नॉर्मल टैक्स पे करो, आईटीसी अवेल करो। दूसरा ये रूट है आपका जहां पे आपको बहुत ही कम टैक्स देना है बट आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। क्या क्या रेट प्रिस्क्राइब्ड है, 1% ऑफ द टर्नओवर, टैक्सेबल नहीं लिखा, 1% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर। ये 1% सीजीएसटी है, तो जीएसटी का कितना हो जाएगा 2%, तो बाजू में लिख लो जीएसटी 2%। 2.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये आगे जो लिखा है उसका मतलब है रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो उसको इन केस ऑफ पर्संस एंगेज्ड से लेकर शेड्यूल 2 तक ब्रैकेट बना दो। पेज नंबर 3.542 में बी पॉइंट में इन केस ऑफ से ब्रैकेट बना के लास्ट तक शेड्यूल 2 जहां पे लिखा है वहां ब्रैकेट क्लोज करके लिख दो रेस्टोरेंट सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो 2.5% सीजीएसटी है, तो जीएसटी का कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, कल ये मैंने टेबल बनवाई थी। 0.5% ऑफ टर्नओवर इन केस ऑफ अदर सप्लायर्स, इन दोनों के अलावा जितने बच गए वो 0.5%, मतलब 1% क्या हो गया जीएसटी। 0.5% मतलब 0.5%, 0.5% सीजीएसटी है, तो जीएसटी कितना हो जाएगा 1%। ठीक है, ये रेट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ये मैक्सिमम रेट है जो दिया हुआ है, इससे ज्यादा सरकार नहीं लगा सकती। ठीक है, अब सरकार ने लगाया क्या है वो अपन नीचे देखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, subject to such conditions and restrictions as may prescribe, provided the government may by notification increase the said limit of 50 lakh rupees to such higher amount not exceeding 1 crore 50 lakhs as may be recommended by the council। council का मतलब क्या है, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल को किस आर्टिकल के तहत बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत जीएसटी काउंसिल बनाई गई है, 246। सर 279A। हाँ 279 मतलब रचित साहिल। 279A आर्टिकल है जिसमें जीएसटी काउंसिल बनाई। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आगे पार्ट पीछे से पार्ट।
तो टीवी एक रुपया मिला था। तो अब दिक्कत क्या है कंपोजिशन स्कीम में, गवर्नमेंट ने पहले बना तो दी स्कीम, अब प्रैक्टिकल दिक्कतें क्या है। सपोज मैं टीवी बेचता हूँ, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब कोई टीवी बनवाने लाया है तो मैं साथ में रिपेयरिंग सर्विसेज भी देता हूँ, इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी देता हूँ। मतलब जो कंपोजिट सप्लाईज में कवर्ड है वो तो अलग हो गया, टीवी के साथ ही इंस्टॉलेशन सर्विस दे रहा हूँ तो वो तो कंपोजिट सप्लाई हो गया, टीवी की सेल मानी जाएगी। लेकिन अगर सपोज एक साल बाद उसकी टीवी खराब हो गई तो रिपेयर करके दिया मैंने, उससे मैंने 1000 रुपए चार्ज कर लिए, तो क्या मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दी। अब गवर्नमेंट बोल रही सर्विस प्रोवाइड कर दी तो पाप कर दिया आपने कंपोजिशन स्कीम, अब आप नहीं कर सकते, बाहर निकल जाओ कंपोजिशन स्कीम से। तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना। मैक्सिमम बिजनेसेस में कुछ ना कुछ सर्विसेज का एलिमेंट तो रहता ही है। कोई भी बिजनेस लो गया तो उसमें कुछ ना कुछ सर्विसेज तो देते ही है वो, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों के लिए कि गवर्नमेंट की मंशा ये नहीं है कि एक भी रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड ना करो, गवर्नमेंट की मंशा ये है कि ज्यादातर आपका गुड्स सप्लाई करने का काम होना चाहिए। सर्विसेज का काम अगर एंसिलरी है, थोड़ा बहुत है तो चलेगा। तो थोड़ा बहुत तो भी डिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कितना। सपोज मैं 60% गुड सेल कर रहा हूँ, 40% सर्विसेज, तो बोलूंगा मैं थोड़ी बहुत है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत भी डिफाइन करना पड़ा, तो वो डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन who opts to pay tax under clause A, B, C may supply services other than restaurant services, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विसेज तो परमिटेड ही है पूरा। उसके अलावा भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, बट कितना, ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर। मतलब अगर आपका टर्नओवर 80 लाख रुपए है तो आप 8 लाख रुपए तक की सर्विसेज दोगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेंगे कि आप थोड़ी बहुत दे रहे हो, 10% थोड़ा बहुत, 40% इज नॉट थोड़ा बहुत, ठीक है। और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हाई। सपोज मेरा टर्नओवर ही 2 लाख रुपए है तो 20,000 रुपए आएगा 10%। तो इसलिए उन लोगों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट रखी है जिनका टर्नओवर बहुत कम है, ठीक है। तो 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, तो ये लिमिट याद रखनी है। 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, इतने की मैं सर्विसेज दे सकता हूं, कोई भी रोक टोक नहीं है। और इस पे मुझे टैक्स कितने प्रतिशत देना है, वही 1%। ये सर्विसेज पे भी टैक्स मुझे कितना देना है, 1%। समझ रहे हो। नॉर्मल स्कीम में होता तो 18% देना पड़ता, और यहाँ पे कितना देना है, 1%। मात्र क्लियर, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। दिस पॉइंट इज बेसिकली टू रिलैक्स द कंडीशन स्टेटेड इन डिस्क्वालिफिकेशंस, जहां पे उसमें लिखा है कि सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये अपन ने एक्सप्लेनेशन एक पढ़ लेते हैं। अब पहले टर्नओवर की बात करते हैं, व्हाट इज टर्नओवर, ठीक है। उसके बाद ये समझ में आएगा ये चीज। तो लिखना एग्रीगेट टर्नओवर। व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर।
RPM पे आरसीएम का कैसा है कि आरसीएम विधवाओं में नॉर्मल पर्सन हो या कंपोजिशन पर्सन हो, दोनों को आरसीएम में सेम कंप्लायंसेस करने हैं, सेम रेट ऑफ टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इसलिए वहां पे रेट ऑफ टैक्स जो है, लॉयर की सर्विसेज अगर ले रहे हो तो 18%, मतलब जो रेट ऑफ टैक्स नॉर्मली लगेगा वही इसको भी पे करना है कंपोजिशन डीलर को। कंपोजिशन डीलर अगर कोई सर्विसेज ले रहा है जिसपे आरसीएम पेबल है, तो उसको वही रेट से टैक्स देना है जिस रेट से नॉर्मल डीलर देता आरसीएम पे बस। ठीक है, बाकी चीजों पे ये रिड्यूस रेट है 1% और 5%। ठीक है, अब व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर। पहले बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन का रेलेवेंस क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन का रेलेवेंस दो जगह है। सबसे पहले हमको देखना है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। हुआ तो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, तो उसको चेक करने के लिए इसका डेफिनेशन जरूरी है। दूसरा, करंट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर का 1% देना है उसको, तो उसके लिए भी ये जरूरी है। ठीक है, तो एक एक चीज समझते हैं। पर बहुत सारे नाम यहाँ लिख दिए मैंने। पहले क्या क्या चीज इंक्लूडेड है, व्हाट डज एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स। सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब होता है जिसमें रेट ऑफ टैक्स डिफाइंड है, जिसपे रेट ऑफ टैक्स कोई कुछ ना कुछ डिफाइंड है, 5%, 12%, 18%, 28%, कोई ना कोई रेट ऑफ टैक्स डिफाइंड है, तो वो हो गया आपका टैक्सेबल सप्लाईज। उस पे टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, दैट इज योर टैक्सेबल सप्लाईज। जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस पे, गुड्स या सर्विस पे जीएसटी लगता है, दैट इज योर टैक्सेबल सप्लाई। ये तो इजी था वो तो। अब व्हाट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। दिस इज एग्जेम्प्ट बाय एनी नोटिफिकेशन। सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया और बोला भैया इस पे हम जीएसटी नहीं लेंगे। जैसे सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया और बोला कि आर्मी कैंटीन से जो भी सामान उठाएगा, सीएसडी कैंटीन स्टोर को, आर्मी कैंटीन जो होती हैं, उस पे 50% जीएसटी माफ है, 50% जीएसटी माफ है। मतलब एक टू व्हीलर अगर आप यहाँ से उठाओगे, मतलब बिना कैंटीन स्टोर के उठाओगे, नॉर्मली उठाओगे, तो 28% जीएसटी देना है आपको। वही टू व्हीलर अगर आप कैंटीन स्टोर से उठाओगे तो 14% जीएसटी बस देना है आपको, बाकी जीएसटी माफ है। समझ रहे हो आप? क्लियर है ये? ऐसे ही कुछ कुछ चीजों पे पूरा जीएसटी माफ कर दिया उन्होंने। जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, वहां पे जो फूड सप्लाईज होती हैं उस पे जीएसटी पूरा माफ कर दिया सरकार ने। तो नॉर्मली अगर कोई भी दाल, पैक्ड फूड आइटम बेचेगा तो उस पे जीएसटी लगेगा। बट अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में
वो वहां पे जो लंगर लगता है उसके लिए जो भी सप्लाईज होंगी उस पे टैक्स नहीं लगेगा। समझ रहे हो? तो ये क्या हो गई, एग्जेम सप्लाईज। कोई नोटिफिकेशन द्वारा किसी सप्लाई को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है तो वो भी आपके टर्नओवर में शामिल होगी। ठीक है। व्हाट इज नील रेटेड सप्लाई? नील रेटेड मतलब जिसका रेट ऑफ टैक्स इज 0%। अब बोलोगे ऊपर भी तो एग्जाम सप्लाई में यही बोला, एग्जाम सप्लाई में मैंने बोला कि उसका रेट तो था प्रेस्क्राइब, बट कोई शर्त रख दी सरकार ने कि ये कंडीशन फुलफिल हुई तो हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, निल रेटेड सप्लाई में उसका प्रोडक्ट का रेट ही 0% है। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नमक 0% है, नमक कोई भी बेचेगा, किसी को भी बेचेगा, किसी भी यूज के लिए बेचेगा, उस पे रेट ऑफ टैक्स क्या है, 0%। समझ रहे हो? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब कर दिया है विच इज 0। एग्जेम्प्ट और निल रेटेड में क्या अंतर है? एग्जेम्प्ट और निल रेटेड में अंतर ये है, एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब कोई नोटिफिकेशन द्वारा एग्जेम्प्ट की गई है, वैसे वो एग्जेम्प्ट नहीं थी। और दूसरे वाले में ये निल रेटेड में मतलब उसका रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब कर दिया है 0%। क्लियर है? अब नॉन जीएसटी सप्लाई मतलब जिसपे जीएसटी इज नॉट लेवीड, मतलब पेट्रोल, लिकर, ये इस इनके सप्लाईज को क्या बोलेंगे, नॉन जीएसटी सप्लाईज। नॉन जीएसटी सप्लाई मतलब ऐसी चीजें जिसपे जीएसटी लगा ही नहीं सकते। निल रेटेड और एग्जेम्प्टेड में लगा सकते हैं बट लगाया नहीं, एग्जेम्प्टेड में लगा ही, सॉरी नॉन जीएसटी में लगा ही नहीं सकते। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों चीज में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है? ये जो तीन सप्लाईज हैं जो मैंने बताया, इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों पे ही जीएसटी पेबल नहीं है, तो इनको एक कॉमन नाम दे दिया। अब क्या है, देखो सरकार के पास डिक्शनरी जो है उसमें बहुत ही कम शब्दावली है। ठीक है। तो उनके पास उनको कोई नया नाम नहीं मिला, उनके जो लॉ मेकर थे जिनने ये एक्ट बनाया उनको कोई नया नाम नहीं मिला, तो उनने जो, जैसे घर पे तीन लड़के हैं, ठीक है, उनको कोई नया नाम नहीं मिला, तीनों को एक ही नाम से बुलाना है तो बड़े बेटे के नाम से बुला देते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही उनने बड़े बेटे का नाम रख दिया एग्जेम सप्लाईज, और इन तीनों को बोला, इन तीनों को इकट्ठा क्या बोलेंगे हम, एग्जेम सप्लाईज। एग्जेम सप्लाईज includes exempt supplies, nil rated supplies and non GST supplies। इसका नाम कुछ और रख देते तो कंफ्यूजन नहीं होता, बट उनको नींद नहीं आएगी अगर लोगों को कंफ्यूजन नहीं हुआ, बिल्कुल सब सरल चलता रहा। ठीक है। तो इसलिए जिंदगी थोड़ी कठिन बनाने के लिए उनने इसका नाम भी क्या रख दिया, एग्जेम सप्लाईज। ठीक है। अभी यहां तक भी उनको चैन नहीं मिला, उनको लगा कि अभी भी लोग परेशान नहीं हो पाएंगे। क्या है, खुद ही लॉ, लोग अगर लॉ समझने लगे तो सीएस और एडवोकेट्स की तो काम खत्म हो जाएगा। लॉ डिफिकल्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, तब तो लोग सीए के पास जाएंगे ना समझने टैक्स लॉ, वरना फीस कौन देगा आपको? अगर गूगल करके चैट जीपीटी से आंसर मिल जाएगा तो आपकी फीस तो मारी गई। तो इसीलिए अब एक और टर्म लिया है, जीरो रेटेड सप्लाई। कोई भी आम आदमी जो सीए नहीं है वो क्या समझेगा, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब क्या, निल रेटेड सप्लाई, उसी का दूसरा नाम है, यही लगेगा। बट ऐसा नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए ये नाम रखा गया है। इसका मतलब है एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाई टू SEZ, सप्लाई टू और बाय SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एक ऐसा इलाका होता है जो इंडिया में तो रहता है
बट इसको हम विदेश मानते हैं और इसको सब ऐसे बिल्कुल इसका हम इसमें जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, एग्जेम्पशन प्रोवाइड करते हैं, यही मान के करते हैं कि ये विदेशी इलाका है, ऑल्दो भारतीय जमीन पर है। सपोज मैंने एक चरगवा रोड पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उमरिया डुमरिया, ठीक है, उसको मैंने एसईजेड नोटिफाई कर दिया सपोज, ठीक है। तो अब उमरिया डुमरिया में जो भी सामान जाएगा वो एक्सपोर्ट कहलाएगा, डीम्ड एक्सपोर्ट। एक्चुअली में इंडिया से बाहर नहीं जा रहा है, बट क्योंकि हमने उसको एक नोटिफाइड जोन बना दिया है, तो इसलिए वो कहलाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उस पे अलग रूल्स लगते हैं, वो पूरा ऐसा माना जाता है कि इंडिया का पार्ट नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन ओनली, ठीक है। तो जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब है एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाई टू और बाय एसईजेड। जीरो रेटेड सप्लाई इज नॉट इक्वल टू निल रेटेड सप्लाई। आम भाषा में निल और जीरो एक ही मतलब होता है, बट जीएसटी में इनका मतलब अलग अलग है। वो कोई नया नाम ढूंढ ही नहीं पाए, स्पेशल सप्लाईज बोल देते, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होता किसी को भी। लेकिन उनको लगा कि नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहिए ताकि लोग परेशान रहें, गलत डाटा भरे रिटर्न्स में, तो हमको टैक्स वसूलने का मौका मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, जीरो रेटेड सप्लाई। क्लियर है? अब नेक्स्ट, तो टर्नओवर में ये सब चीजें इंक्लूड होंगी, मतलब जो भी सामान आप बेच रहे हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, नॉन जीएसटी हो, जीरो रेटेड हो, सब चीज इंक्लूड हो गई। अभी भी उनको चैन नहीं मिला, एक चीज और इंक्लूड कर दी, इंटर स्टेट सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस। मैं सेम पैन पे ऑपरेट कर रहा हूँ, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। जबलपुर से दिल्ली सामान बेच रहा हूं मैं अपने ही ब्रांच को, बट जीएसटी में ये दो अलग अलग लोग हैं। हमने बात की थी शेड्यूल 1 जब पढ़ रहे थे हम, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ये बोल रहा है कि वो टर्नओवर भी इंक्लूड कर लो। आप बाहरी किसी को बेच नहीं रहे हो, खुद ही खुद में आपस में ही गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, उसका टर्नओवर भी इंक्लूड कर लो। ध्यान देना, ये इनकम टैक्स के हिसाब से, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से, इंड एस 115 के हिसाब से ये टर्नओवर नहीं माना जाता है। आप खुद को ही बेच के सामान टर्नओवर नहीं बढ़ा सकते, बट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी दिस इज काउंटेड इन योर टर्नओवर। जीएसटी के लिए ये टर्नओवर में आता है। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? अब क्या क्या चीज नहीं आएगी, अभी तक तो अपन ने पढ़ा क्या क्या चीज आएगी। क्या क्या चीज आएगी? 6 चीजें आ रही हैं। पहला टैक्सेबल सप्लाईज, दूसरा एग्जेम सप्लाईज, तीसरा निल रेटेड सप्लाईज, चौथा नॉन जीएसटी सप्लाईज, और पांचवा जीरो रेटेड सप्लाईज, और छठवा इंटर स्टेट सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, 6 चीजें आ रही है। सबसे पहले एग्जेम सर सप्लाईज। सप्लाईज अंडर आरसीएम एक बार बता दीजिए ना। क्या? इनवर्ट सप्लाईज अंडर आरसीएम, टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूड है। हाँ, ये अभी आ रहे हैं एक्सक्लूजन बेटा, अभी अपन यही है, ओके सर। अभी अपन आईपीसीसी में है, ठीक है, फाइनल में भी आ रहे हैं। तो जीरो रेटेड सप्लाई उस पर रहे हम लोग दे रहे हो, उस पे रेट जीरो ही लगता है। नहीं नहीं, इस पे अलग कहानी है, पूरा आईजीएसटी एक्ट में सिर्फ यही सेक्शन है, कुछ ही सेक्शन है जो इसको डील करते हैं, कुछ ही सेक्शन है और वो सिर्फ इसको डील करते हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा आईजीएसटी एक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको दो रास्ते दिए जाते हैं सरकार द्वारा। एक्सपोर्ट किसी भी तरह का जीरो रेट सप्लाई कहलाता है। पहला रास्ता है कि आप एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एक दे दो सरकार को कि मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूं, और अगर मेरे द्वारा किया गया जो भी सप्लाई है वो एक्सपोर्ट नहीं पाया जाता तो मैं उसके खामियाजा भुगतने को तैयार हूँ। ऐसा एक डिक्लेरेशन आप दे देते ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे, इसको बोलते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो आप बिना जीएसटी लगाए एक्सपोर्ट कर सकते हो सामान, और जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है कि गवर्नमेंट को बढ़ावा देना है एक्सपोर्ट को,
तो एक्सपोर्ट करते समय भी इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट आपको देती है पूरा। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास है, मतलब आपके वॉलेट में पैसा है। अब लेंसकार्ट वॉलेट का मेल आता है ना कि 1 लाख रुपए आपके लेंसकार्ट वॉलेट में है, ठीक है, लेकिन यूज कैसे कर सकते हो सिर्फ उसको आप चश्मा खरीदने के लिए, ठीक है। तो आईटीसी का भी ऐसे यूज किस लिए हो सकता है, सिर्फ जीएसटी पेमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट बोलती है जीएसटी तो लगना नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैं, तो मेरे लिए तो वो नुकसान हो गया आईटीसी का। तो गवर्नमेंट बोलती है वो आईटीसी का आप रिफंड ले लो, ठीक है। पहला रूट क्या हो गया, अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैं तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भर दूं, 0% रेट चार्ज करूं, मतलब टैक्स ना लगाऊं, और जो आईटीसी मुझे मिला है उसका पूरे का रिफंड ले लो। दिस इज फर्स्ट रूट। दूसरा रूट है मैं उस पर जीएसटी चार्ज कर दूं, बिल में जीएसटी चार्ज करूं, बट सामने वाले से वसूलूं नहीं, बिल में फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन बस मैं जीएसटी लगाऊं, अपने सारे इनपुट को एडजस्ट कर लूं अपने आउटपुट से, और जो बैलेंस बचा गवर्नमेंट को पे कर दूं। सपोज 18 रुपए आउटपुट लगाया मैंने, 15 रुपए मेरे पास इनपुट था, 3 रुपए मैंने जमा कर दिया। तो गवर्नमेंट के पास अब मेरे कितना रुपए आ गया एक्सपोर्ट की वजह से, 18 रुपए। 15 रुपए बाय वे ऑफ आईटीसी, 3 रुपए बाय वे ऑफ कैश। तो गवर्नमेंट को फिर मैं एक एप्लीकेशन देता हूँ कि भैया मैंने आपको 18 रुपए जमा कर चुका है टैक्स, ये एक्सपोर्ट के सारे प्रूफ हैं, ये बैंक पेमेंट आ चुका है मेरे पास इन फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी, अब आप ये 18 रुपए मुझे वापस कर दो। तो गवर्नमेंट पूरा 18 रुपए आपको वापस कर देगी। 2 रूट है, पर आगे जब पढ़ेंगे तो आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों रूट को बोलते हैं लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि अल्टीमेटली तो इफेक्ट जीरो ही हो गया दोनों केस में, टैक्स लगा नहीं। तो इसलिए जीरो रेट सप्लाई में एक्सपोर्ट आता है। एक्सपोर्ट में जरूरी नहीं 0% रेट लगे, हो सकता है उस पर पहले टैक्स लगा के फिर पूरा रिफंड लेने सरकार से, लेकिन कस्टमर से 1 भी रुपए नहीं वसूलते, क्योंकि गवर्नमेंट की टैगलाइन है एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, टैक्सेस को नहीं करना एक्सपोर्ट। टैक्सेस एक्सपोर्ट कर दिए तो हमारे एक्सपोर्ट बहुत महंगे हो जाएंगे, दूसरी कंट्रीज से हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे, फॉरेन करेंसी आएगी नहीं इंडिया में, तो इसलिए गवर्नमेंट उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाती। क्लियर है यहाँ तक? कस्टमर से कलेक्ट नहीं है। दोनों केस में करेंगे। क्या क्या इंक्लूड होता है ये क्लियर हो गया? ठीक। अब एक्सक्लूड मतलब क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं करना है। एक्सक्लूड में ऐसी चीजें हैं जो इंक्लूड में शामिल नहीं है, ठीक है। तो एक्सक्लूड में है इनवर्ड सप्लाईज अंडर आरसीएम। अब ये कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो इसलिए क्लैरिफिकेशन के तौर पे लिख दिया है। वैसे तो ऑब्वियस था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बोला कि हम अलग से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे जब ये डेफिनेशन लिख रहे थे जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जाम सप्लाई की, तब इनको कंफ्यूजन की नहीं पड़ी थी, लेकिन जब एक्सक्लूजन लिख रहे थे तो उनने थोड़ा खुले दिल से बोला कि नहीं ये लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो हम एक्सक्लूजन डाल देते हैं। तो पहला डाला इनवर्ड सप्लाईज अंडर आरसीएम, मतलब जो भी रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आप सप्लाई लेते हो उस पर टैक्स कौन पे करता है? रेसिपी, मतलब आप ही पे कर रहे हो टैक्स। तो ऑल्दो इस पे आप टैक्स पे कर रहे हो, बट ये आपके टर्नओवर में नहीं जुड़ेगा। ये तो मेरी परचेजेस है ना, खर्चा है, मेरा एक्सपेंस है। तो पीएनएल इमेजिन करो, पीएनएल में टर्नओवर मतलब क्या, जो सेल कर रहे हो आप, क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल। ये कहा जाता है इनवर्ड सप्लाई, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल। तो ये तो आएगा ही नहीं ना, ये तो कोई भी कॉमर्स का बच्चा बता देगा 11th क्लास का भी। लेकिन फिर भी उनको लगा कि आम आदमी को कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने ये लाइन लिख दी कि इनवर्ड सप्लाई जो आरसीएम में है उसको आपको टर्नओवर में नहीं गिनना है। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ। इसके बाद एक चीज और बोली कि ये चीज इंक्लूड नहीं करना है। अब ये भी बहुत विवाद का विषय रहता है कि टैक्सेस टर्नओवर में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। मतलब मैंने आपको सामान बेचा 1,000 रुपए का, 180 रुपए मैंने जीएसटी कलेक्ट किया, तो मेरा टर्नओवर 1180 है कि 1,000 है? 1,000 रुपए का सामान बेचा, 180 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया, टोटल 1180 रुपए आपने मुझे दिए।
मेरा टर्नओवर क्या है, 1180 की 1000। जर्नल एंट्री क्या पास करोगे इसकी? सपोज मैंने राम को गुड्स सेल किए हैं 1000 रुपए के, 180 रुपए जीएसटी है, टोटल 1180। जनरल एंट्री क्या होगी? हाँ, राम का अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने? राम का अकाउंट क्यों डेबिट करेंगे 1000 से? तो 1000 से क्यों करेंगे? राम से कितने पैसे लेने हैं आपको? तो राम का अकाउंट डेबिट कितने से करोगे? 1180 से। नहीं समझो, राम से कितने पैसे वसूलने हैं? तो राम अकाउंट डेबिट कितने से? 1180। टू क्रेडिट क्या करोगे? टू सेल्स अकाउंट 1000, वेरी गुड। और टू जीएसटी पेबल, वेरी गुड, 180। being goods sold to राम। क्लियर है? ऐसी करोगे? हाँ या ना? तो सेल्स कितने से रिकॉर्ड हो रही है? 1000। तो टर्नओवर कितना हुआ आपका? 1000। तो क्या टर्नओवर में जीएसटी शामिल होता है? नहीं होता। AS9 जो है अपना और इंड AS 115 दोनों ही बोलते हैं कि टर्नओवर में ऐसे टैक्सेस शामिल नहीं करने हैं जो आप रिकवर करोगे दूसरे से। ठीक है, रिकवर करके सिर्फ पे कर रहे हो सरकार को, ऐसे टैक्सेस रिफंडेबल नहीं, विच आर बेसिकली यू आर कलेक्टिंग एजेंट, आप कलेक्ट करके सरकार को दे रहे हो, ये टैक्सेस आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं होंगे। तो नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये प्रथा चली आ रही है। बट इनकम टैक्स अलग बोलता है। इनकम टैक्स बोलता है दो मेथड है अकाउंटिंग के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सेक्शन 145 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भैया आप टर्नओवर, परचेजेस, खर्चे सारे इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस अकाउंट फॉर करो। इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? जितने भी सेल्स है आपकी, जितना भी आपका खर्चा है, जितना भी परचेजेस है, जो भी स्टॉक है, सब चीज आपको अकाउंट पर क्या करना है? विद टैक्सेस। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, इनकम टैक्स कुछ और बोल रहा है, अकाउंट्स कुछ और बोल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इसलिए जीएसटी में कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्लैरिफाई कर दिया कि जो टर्नओवर है दैट इज विदाउट जीएसटी, तो जीएसटी इसमें शामिल नहीं करना है। जीएसटी मतलब क्या? जीएसटी मतलब सीजीएसटी, जीएसटी मतलब एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी, सेस, ये सब मिला के क्या बनता है? जीएसटी। तो ये सब चीजें आपको टर्नओवर में शामिल नहीं करनी है। देखो मैं बेसिस भी बताते जा रहा हूँ कि ये चीज क्यों आई है एक्ट में, क्यों लिखा गया है। ठीक है, पर्पस क्या है, ताकि आप समझ के उसको याद करो। ठीक है, अब मैं एमपी में सेल कर रहा हूँ 50 लाख रुपए का, यूपी में सेल कर रहा हूँ 60 लाख रुपए का, हरियाणा में सेल कर रहा हूं मैं 40 लाख रुपए का, महाराष्ट्र में सेल कर रहा हूं मैं 20 लाख रुपए का। तो अब मैं मध्य प्रदेश में जाके बोलूंगा सरकार से मेरा टर्नओवर तो 50 लाख की है, कंपोजिशन स्कीम दे दो मुझे। यूपी से जाके बोलूंगा 60 लाख है, कंपोजिशन स्कीम दे दो मुझे। तो ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने लिखा है टर्नओवर शैल बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। मतलब आपके पैन पे जितने भी एंटिटीज रजिस्टर्ड है सबको टोटल करोगे तब आपका हम टर्नओवर निकालेंगे। तो इसको टोटल करोगे तो 170 लाख, 1,70,00,000 रुपए आपका टर्नओवर है, ना कि 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख और 20 लाख। मतलब ऑल्दो आप जीएसटी के लिए अलग अलग पर्सन हो हर स्टेट में, बट टर्नओवर गिनने के लिए हम सबको कंबाइंड करके देखेंगे कि आपका टर्नओवर क्या है। समझ रहे हो? इसका मतलब एक और चीज हो गई कि अगर आपने मध्य प्रदेश में कंपोजिशन स्कीम ले ली तो आपको हर स्टेट में कंपोजिशन स्कीम लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पूरे टर्नओवर पे टैक्स लगने वाला है। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम जो है वो स्टेट वाइज नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है,
तो अभी सिर्फ हमने ये देखा कि टर्नओवर मतलब क्या, तो टर्नओवर इंक्लूड टैक्सेबल सप्लाईज, exempt supplies, well-rated supplies, non-GST supplies, zero-rated supplies, interstate supplies with distinct person, but it excludes inward supplies under RCM and GST. Clear है इतना? अब एक जो एक्सप्लेनेशन दिया था जिसकी वजह से अपन ने ये कहानी पढ़ी, वो एक्सप्लेनेशन अब समझते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने आपको लोन दिया 50 लाख रुपए का, ठीक है, उस पे मैंने बोला कि आपको ब्याज देना है 12%, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 6 लाख रुपए। ये 6 लाख रुपए मेरे पीएनएल में कहाँ आएगा? हाँ, मैंने आपको लोन दिया है। हाँ हाँ, मेरी इनकम है इंटरेस्ट इनकम। क्या इंटरेस्ट इनकम सर्विसेज मानी जाएगी? इंटरेस्ट की इनकम सर्विसेज की डेफिनेशन में कवर्ड है क्या? लोन देना सर्विस है। हाँ, यूज ऑफ मनी एक्सक्लूडेड है या इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड है। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, बट इट इंक्लूड्स मनी। मनी एक्सक्लूड कर दिया पहले, मनी मतलब पैसा देना पैसा लेना एक्सक्लूडेड है। तो लोन क्या हो गया? पैसा लेना पैसा देना। But it includes activities relating to use of money for which a separate consideration is charged. Activities, correct, activities relating to use of money कब include करेंगे? जब उसके लिए separate consideration charge हो। तो लोन देना is not service, लेकिन लोन से जो इंटरेस्ट की इनकम हुई that is service। समझ रहे हो? अब इंटरेस्ट की इनकम हो गई आपकी, वो सर्विस में आ गई, सर्विस की डेफिनेशन में। तो ये इंटरेस्ट की इनकम सरकार ने बोला कि ये एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। नोटिफिकेशन निकाल के बोला कि इंटरेस्ट पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, तो इंटरेस्ट की इनकम क्या है? एग्जेम्प्टेड। अब बहुत सारे डीलर्स ऐसे होते हैं जो ये फ्रेंडली लोन्स वगैरह भी दे देते हैं, उस पे इंटरेस्ट की इनकम भी आती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये इंटरेस्ट की इनकम ऑल्दो ये एग्जेम्प्ट सप्लाईज है, टर्नओवर का पार्ट बनती है, बट कंपोजिशन डीलर को हम ये जो इंटरेस्ट की इनकम है इसको टर्नओवर नहीं माने। स्पेशल रिलैक्सेशन दे दिया कि ये जो टर्नओवर की डेफिनेशन है उसमें ऑल्दो एग्जेम्प्ट सप्लाईज कवर्ड है, बट ये इंटरेस्ट इनकम को हम टर्नओवर नहीं माने। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोविजो। सेकंड प्रोविजो मतलब प्रोवाइडेड दैट जो लिखा रहता है दैट इज फर्स्ट प्रोविजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इज द सेकंड प्रोविजो। ठीक है, तो इसमें जो सर्विसेज का आपको 10% देखना है और 5 लाख रुपए देखना है, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स इन एडवांस so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in the state or union territory। इंटरेस्ट और डिस्काउंट की इनकम को टर्नओवर नहीं मानना है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये लिखा है। अब इसको रीड कर लेना। ये वाला पार्ट अपन ने पढ़ लिया है, क्या कौन कौन लोग इंक्लूड नहीं होंगे। डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने आपको एडवांस दे दिया था पहले, तो आपने कैश डिस्काउंट दे दिया मुझे 2%, और वो मैंने इनकम रिकॉर्ड कर लिया, तो वो भी क्यों दिया? क्योंकि पैसे जल्दी मिल गए, तो वो भी इसमें नहीं है। ठीक है, provided that where more than one registered person are having the same plan, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme unless all such registered person opt to pay under this subsidy। मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं जो आपके पैन पे काम कर रहे हैं उन सबको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 2A अभी छोड़ देना, 2A सेकेंड स्कीम। ठीक है, इसके बाद जो लिखा है
वो ये लिखा है बस द ऑप्शन अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन द सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2A, मतलब दोनों स्कीम नंबर 1 एंड स्कीम नंबर 2 shall lapse with effect from the day on which the aggregate turnover during the financial year exceeds the limit specified in the subsection। मतलब जिस दिन उसका 1.5 करोड़ टर्नओवर टच किया उस दिन उसको इस स्कीम से लात मार के भगा देंगे हम, वो इस स्कीम का पार्ट नहीं होगा, बड़ा हो गया वो। हम ये स्कीम किसके लिए लाए? छोटे टैक्स पेयर्स के लिए। तो जिस दिन सपोज 11 नवंबर को उसका 1.5 करोड़ क्रॉस किया, 11 नवंबर को ही उसको स्कीम से भगा देंगे, ठीक है। ये स्कीम उसके लिए खत्म हो गई, अब उसको नई नॉर्मल स्कीम में टैक्स देना पड़ेगा। अब ये उसको कुर्बानी देनी है। A taxable person to whom the provisions of subsection 1 or as the case may be subsection 2A apply shall not collect any tax from the recipient। किसी से भी टैक्स कलेक्ट, टैक्स के नाम पे पैसा कलेक्ट नहीं कर सकता। nor shall he be entitled to pay any credit of कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो रेस्टोरेंट जाते हैं, तो आप ध्यान देना कंपोजिशन टैक्स पेयर अगर लिखा है उसके बिल के ऊपर या उसके रेस्टोरेंट के बोर्ड में ही लिखना है उसको एक्चुअली बाहर कि आई एम अ कंपोजिट डीलर, ताकि मैं बाहर से देख के समझ जाऊं कि क्या खाना है कि नहीं, ठीक है। तो जब आपको बिल में कंपोजिशन डीलर लिखा मिल गया और उसने अगर टैक्स लगाया होगा तो आप उसको बोल सकते हो कि ये टैक्स हटा दो, तो आप टैक्स वसूल नहीं सकते। अगर फिर भी नहीं मानता तो उसकी कॉपी लेके रख लेना, जीएसटी डिपार्टमेंट को भेज देना, जीएसटी वाले खुद वसूल लेंगे, ठीक है, और आपको लौटा देंगे, ठीक है। तो कोई भी रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो जहां पे कंपोजिशन टैक्स पेयर लिखा है उसके बिल में या उसके आउटलेट के बाहर, या उसका जीएसटी नंबर आप वेबसाइट पे चेक करो और उसमें आएगा कंपोजिशन टैक्स पेयर, तो वो आपसे जीएसटी के नाम पे पैसा वसूल नहीं कर सकता, दर्शा नहीं सकता कि जीएसटी लगा रहे हो, ठीक है। बहुत लोग को मिला है ऐसा होते हुए, तो लोग जो जागरूक थे उनने हटवाया है। ऐसे ही सर्विस चार्जेस, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सर्विस चार्जेस वसूल नहीं कर सकता आपसे, आपकी मर्जी होगी तभी आप दोगे या उसको पहले से इंटीमेट करना है। तो अगर कोई भी बिल में सर्विस चार्जेस जोड़ के देता है रेस्टोरेंट वाला, तो आप उसको बोल के वो हटवा सकते हो, ठीक है। ऐसा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में होता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में सर्विस चार्जेस लगा के दे देते हैं, तो वो आप मर्जी है, आपको देना है तो दे सकते हो, लेकिन लीगली वो आपसे वसूल नहीं कर सकता। If the proper officer has reason to believe that a taxable person is paid tax under subsection 1, subsection 2, as the case may be, despite not being eligible, such person shall, in addition to any tax that may be payable by him under any other provision of this act, be liable to penalty and the provisions of section 73 and 74 shall mutatis mutandis apply for determination of tax and penalty। mutatis mutandis मतलब, तो अगर आप एलिजिबल नहीं थे फिर भी आप स्कीम में घुस गए और उसका फायदा उठा लिया, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपसे टैक्स तो वसूलेंगे ही जितना लगता है नॉर्मल स्कीम में, प्लस पेनल्टी भी लगाएंगे, ठीक है। For the purpose of computing aggregate turnover of a person for minus eligibility to pay tax under this section, the expression aggregate turnover shall include the value of supply made by such person from first day of April financially up to the date when he becomes liable for registration of this act, but shall not include the value of exempt supply। तो ये बोल रहा है जिस दिन आप लायबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब जिस दिन 20 लाख रुपए टर्नओवर क्रॉस किया आपका, तो 1 अप्रैल से हम गिनेंगे। जरूरी नहीं है आपका सपोज 1 अप्रैल से आपने धंधा चालू किया, पहले 20 लाख तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं था, फिर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो ये बोल रहा है आपका टर्नओवर कहां से गिनेंगे हम? 1 अप्रैल से, फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वाइज चलेगा, तो टर्नओवर कहां से गिनेंगे? 1 अप्रैल से, ठीक है। और वो लोन वाला, इसमें इंटरेस्ट वाली इनकम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये लिखा है एक्सप्लेनेशन 2 में, उसी चीज को समझा दिया। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पे, मतलब दो चीजें हैं, टर्नओवर की एलिजिबिलिटी के लिए अलग डेफिनेशन है और टैक्स पेबल की डेफिनेशन के लिए अलग डेफिनेशन है। जब हम देखना है 1.5 करोड़ की लिमिट पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो हम 1 अप्रैल से आपका टर्नओवर देखेंगे, लेकिन जब टैक्स निकालना है कितने अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना है,
तो जिस दिन आप लायबल हुए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए उस दिन से हम आपके टर्नओवर की गणना करेंगे। ठीक है, मतलब क्या, मतलब 1 अप्रैल एक डेट है, 1 जुलाई एक डेट है और 31 मार्च एक डेट है। ठीक है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक मेरा टर्नओवर हो गया था 20 लाख रुपए। ठीक है, या सपोज 40 लाख रुपए। तो 1 जुलाई को आई वॉज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। 1 जुलाई से 31 मार्च तक का टर्नओवर हो गया मेरा, मतलब ये टोटल टर्नओवर हो गया है 1 जुलाई से 31 मार्च तक 60 लाख रुपए। ठीक है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक 40 लाख, 1 जुलाई से 31 मार्च तक 60 लाख। टोटल टर्नओवर कितना हो गया? 100 लाख, 1 करोड़। तो अगले साल जब मैं डिटरमाइन करूंगा कि आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तो टर्नओवर की लिमिट क्या है? 1.5 करोड़। तो अभी टर्नओवर कितना है आपका? 1 करोड़। तब तो ये 40 लाख उसमें इंक्लूड करूंगा मैं, तब जब मैं एलिजिबिलिटी निकालूंगा कि आप अगले साल एलिजिबल हो या नहीं हो कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए, तब 1 अप्रैल से आपका टर्नओवर गिना जाए। बट इस साल मैं टैक्स कितने अमाउंट पे लूंगा आपसे? तो इस साल मैं टैक्स सिर्फ 60 लाख पे लूंगा आपसे, क्योंकि फर्स्ट 40 लाख पे तो आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे, तो उस पे तो आपको एलिजिबिलिटी टैक्स देने की बनती नहीं है। तो 60 लाख पे 1% विच इज 60,000 रुपए आपका टैक्स है। ठीक है, तो टैक्स पेबल के लिए टर्नओवर 1 जुलाई से लेना है, बट कंपोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए टर्नओवर 1 अप्रैल से देखना है। सपोज ये टर्नओवर हो गया मेरा 1 करोड़ 20 लाख, तो क्या मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल रहूंगा अगले साल? नहीं रहूंगा। ठीक है, इस साल भी मुझे 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक तो 1% देना है, और बाकी पे फिर मुझे नॉर्मल टैक्स देना है, क्योंकि मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया, तो मुझे कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। इंटरेस्ट और डिस्काउंट दोनों जगह ही नहीं आएंगे। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन लिखा था। तो अब सिर्फ अपना स्कीम नंबर 2 रह गया है, वो कल 5 मिनट में बता दूंगा मैं। बाकी आप पढ़ सकते हो आप, अब हमने मैक्सिमम चीजें कवर कर ली है इसकी। अब एग्जांपल्स वगैरह सब कर सकते हो। स्कीम नंबर 2 ओपन कर देंगे। आपने वो जो टर्नओवर टैक्स शीट लगाया तो उसपे नॉर्मल रेट से हाँ हाँ, टर्नओवर नॉर्मल रेट टैक्स लगेगा, मतलब 1 करोड़ 10 लाख रुपए पे तो 1% पे टैक्स लगेगा। 1 करोड़ 10 लाख रुपए पे 1% पे टैक्स लगेगा, और बाकी 10 लाख रुपए जो बचा, टोटल 1 20 हो गया ना टर्नओवर मेरा, तो बाकी 10 लाख रुपए पे जो बचा, उस पे मुझे सपोज मेरा प्रोडक्ट 12% का था, तो 12% टैक्स लगेगा। ठीक है, तो टोटल टैक्स मेरा ये हो गया। अब इस पे मुझे इनपुट भी मिलेगा, वो अलग कहानी है, वो मैं समझाऊंगा। जब कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ गया तो उसके जो श्राप थे उससे मुक्त हो गया मैं, तो अब मुझे इनपुट भी मिलेगा, मैं सामने वाले से टैक्स कलेक्ट भी कर पाऊंगा, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन भी कर पाऊंगा। ठीक है, तो कल अपन केस स्टडी से समझेंगे किसको कंपोजिशन स्कीम फायदेमंद है, किसको नहीं है। जो अपन ने पहले पढ़ा था समझ में आएगा, वो अब पढ़ेंगे तो अब ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, केस स्टडीज और अपन देखेंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार इसको रीड कर लेना, फिर अपन कर लेते ये वाला एक किसे। उस वाले के लिए एक से वाला हाँ हाँ, ये मैं कल एग्जांपल